नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे और उसमें अभी तक हम लोगों ने छत्रपति के अधीन शासन और उसके बाद में पेशवा के अधीन शासन के बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसमें मैंने जो है लास्ट में आपको पेशवा जो पढ़ाया था, हमने बताया था बालाजी बाजीराव। और उसमें मैंने बताया था कि अब हम लोग पढ़ेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। तो हम लोग शुरू करते हैं आज पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। आप सभी को पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। सबसे लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार पानीपत में ही युद्ध क्यों हुए, और वो भी इतने बड़े बड़े युद्ध की जो है इतिहास को बदलने वाले। चाहे वो इधर हेमू के साथ रहा हो, या जो है इधर मराठों के साथ रहा हो, या सबसे पहले जो जो आप कह सकते हो इब्राहिम लोदी के साथ रहा हो। तीनों युद्ध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, और ये आखिर पानीपत में ही क्यों हुए, इसको हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग समझते हैं कि पानीपत का युद्ध मराठों के साथ क्यों हुआ। क्यों? उस समय तो मुगल शासक जो है शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा था। मुख्य शक्ति तो भारत में मुगल वंश थी। तो फिर आखिर मराठा कैसे लड़ पड़े, किसके साथ? अफगान के साथ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं किसके इसके मध्य में हुआ है ये युद्ध। तो मराठा और अफगान के मध्य। अगर अफगानी युद्ध करना ही चाहते थे तो मराठों के साथ क्यों नहीं किया, मुगलों के साथ क्यों नहीं किया? उन्होंने मराठों के साथ ही युद्ध क्यों किया, ये भी बहुत ही चर्चा का विषय है। इसके बाद में इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। आप हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले शिवाजी मराठा शासक थे या छत्रपति थे। उसके बाद में संभाजी हुए। संभाजी के बाद में राजा राम, और राजा राम के बाद में शाहू। और आप सभी को पता है कि शाहू के समय जो है मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक सतारा में गद्दी लगती थी, एक कोल्हापुर में। और कोल्हापुर में कौन बैठ देख रहा था? तो ताराबाई। लेकिन आखिर में क्या होता है? 1750 में एक संधि हुई थी, मैंने आप सभी को बताया था, संगोला की संधि। संगोला की संधि क्या हुई थी? संगोला की संधि हुई थी। किसके इसके मध्य में? तो संभाजी द्वितीय और बाजीराव, ये बालाजी पहले लिखते हैं, बालाजी बाजीराव, इनके मध्य में संधि हुई थी, जिसमें मराठा साम्राज्य पुनः जो है एकीकृत हो गया था। अच्छा, ठीक है। अब ये संधि हुई है तो इसे मराठा साम्राज्य में या मराठों में क्या बोला जाता है? इसे तो इसे मराठों का संवैधानिक क्रांति कहा जाता है। संवैधानिक क्रांति कहा जाता है। तो ये आप कभी कभी पूछा जा सकता है किस संधि को मराठों की संवैधानिक क्रांति कही जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा संगोला की संधि। अब आगे बात आती है कि मराठा और अफगान के मध्य में युद्ध क्यों हुआ, तो उसको अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग पूरी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। हमने बताया था साहू जी के शासनकाल में ही पूरी जितनी भी शक्तियां थी, जितनी भी छत्रपति की शक्तियां होती थी, वो पेशवा में निहित हो गई थी। अर्थात पेशवा जो है मुख्य होता था, वो सभी कार्य देख रहा था। अब आगे क्या कंडीशन आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्यों आखिर युद्ध हुए। तो हम लोग ये जो आपका तृतीय जो पानीपत का युद्ध है, इसको हम लोग बांट के पढ़ेंगे कि किसके इसके मध्य में युद्ध हुआ, क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कारण क्या रहे युद्ध के। उसके बाद में हम लोग समझेंगे पराजय आखिरकार मराठों की क्यों हुई।
और उसके बाद में परिणाम पढ़ेंगे। इन 3 भागों में हम लोग जो है पूरे इस युद्ध के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि आखिरकार मराठा इस युद्ध में पराजित क्यों हुए, उनका परिणाम क्या हुआ और साथ ही साथ इस युद्ध के कारण क्या रहे। तो सबसे पहले हम लोग कारण की चर्चा कर लेते हैं कि कारण क्या रहे। सबसे पहला कारण कि मराठा और अफगानों के बीच में, मराठा अफगान के मध्य महत्वाकांक्षा अर्थात अफगान भी अपना जो है क्षेत्र विस्तार करना चाहते हैं और साथ साथ में अफगानों में आप सभी को पता है कि अहमद शाह अब्दाली ने, किसने, अहमद शाह अब्दाली, पूरा नाम लिख देते हैं, अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली ने टोटल जो है कुल 8 बार भारत पर आक्रमण किया और जिसमें 5वें आक्रमण पर उसका युद्ध हुआ कौन सा, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण पर जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो 5वां आक्रमण। अब उसके पहले समझते हैं क्या है कहानी। अभी तक जो है मराठा 4 बार अहमद शाह अब्दाली 4 बार भारत पर आक्रमण कर चुका है और ज्यादातर वो पंजाब वाले क्षेत्र में आक्रमण कर रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। पंजाब पे पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण, धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच गया और चौथे आक्रमण में उसने क्या किया, चौथे आक्रमण में जब वो यहाँ पे आया तो सबसे पहले उसने क्या किया, जो मीर बख्शी था, मीर बख्शी जो था जिसका नाम था नजीबुद्दौला बनाया, उसने क्या किया, जब आक्रमण किया मुगलों पर तो वहां पे सबसे पहले उसने काम किया, मीर बख्शी किसको बनाया, नजीबुद्दौला को बनाया। साथ ही साथ हम कहेंगे आलमगीर द्वितीय को उसने जो है क्या बनाया, शासक बनाया, मुगल सम्राट बनाया। और अंत में आपको याद रखना है उसने वजीर जो है इमादुल मुल्क या गाजुद्दीन को बनाया। पृष्ठभूमि समझना जरूरी है कि आखिर मराठों के साथ जो है अहमद शाह अब्दाली का युद्ध क्यों हुआ या अफगानों का युद्ध क्यों हुआ। तो जब चौथा आक्रमण हुआ था तो उसने अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों पर आक्रमण किया था और उसमें मीर बख्शी जो है नजीबुद्दौला को बनाया, शाह आलम द्वितीय को शासक बना दिया और वजीर जो है गाजुद्दीन को बनाया था। और साथ ही साथ पंजाब का गवर्नर अपने पुत्र तैमूसिन को बनाया। तैमूर भी नाम देखने को मिलता है, तैमूर या कह सकते हो तैमूसिन, पूरा नाम तैमूसन था लेकिन जो है तैमूर कहा जाता है। ये चौथे आक्रमण में बना के गया था। लेकिन समय है 1757 का, 1757 से 58। एक व्यक्ति था मराठों में, रघुनाथ राव ने क्या किया, 1757 में जो है मुगलों पर आक्रमण किया और मुगलों पे आक्रमण करके वहां पे जो मीर बख्शी था नजीबुद्दौला उसको हटा दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो पंजाब का गवर्नर था तैमूर उसको हटा के अदीना बेग को बना दिया। जो बंगाल में, जो पंजाब में गवर्नर था तैमूसिन, जो है अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था, उसको हटा दिया। और साथ साथ जो इधर जो है मीर बख्शी अहमद शाह अब्दाली बना गया था नजीबुद्दौला को, उसको भी हटा दिया है। ये बात जब अहमद शाह अब्दाली को पता चली कि अरे ये तो हमारी आन बान शान की बात थी, हमने जिसको बिठाल के गए थे उसको हटा दिया, तो इसलिए आक्रमण करना उसने शुरू कर दिया। और इधर मराठा धीरे धीरे उत्तर की ओर अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। तो पहला तो हो गया मराठा अफगान के मध्य महत्वाकांक्षा और दूसरा मराठों की उत्तर भारत में क्षेत्र विस्तार नीति।
और तीसरा कारण क्या है, ये आप लिख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने जो है चौथे आक्रमण में इन लोगों को गद्दी पर बैठाया था। लेकिन 1757 में किसने, तो हम कहेंगे रघुनाथ राव ने जो है आक्रमण करके मुगलों पे और मीर बख्शी नजीबुद्दौला को हटा दिया और पंजाब का गवर्नर जो था तैमूरशिन उसको हटाकर अदीना बेग को गद्दी पर बैठा दिया। तो ये कारण ये भी है। इसलिए अब क्या होता है, 1758 की तरफ अहमद शाह अब्दाली चल देता है अफगान से युद्ध। देखो ये युद्ध जो हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। लेकिन कहां से नींव पड़ गई है, 1758 से युद्ध की नींव पड़ गई है और धीरे धीरे अहमद शाह अब्दाली चल दिया है। और इधर से जो है मराठे भी अपना सामान बांध के चल दिए हैं युद्ध करने किस क्षेत्र में, पानीपत के मैदान में। हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये युद्ध जो है पानीपत में ही क्यों हुआ। ठीक है, तो हम थोड़ा और इसको और विस्तारित करते हैं। ये भारत का मैप है और इसमें हम आप सभी को पता है कि मराठा जो है ज़्यादातर इस वाले क्षेत्र में थे। लेकिन मराठा लोगों ने अपना क्षेत्र विस्तार इतना अधिक कर लिया है कि अगर हम इस समय 1761 की स्थिति देखें तो मराठा दक्षिण भारत में तो हैं ही, साथ साथ में उत्तर भारत में भी ये घुसपैठ कर रहे हैं और धीरे धीरे पंजाब वाले क्षेत्र में भी पहुंच गए हैं। दिल्ली यहाँ पे है, दिल्ली में कौन बैठे हैं, मुगल शासक बैठे हैं, मुगल शासक। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो हम कहेंगे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। क्योंकि शाह आलम द्वितीय आप सभी पता 1758-59 की तरफ गद्दी पर बैठ गया था। तो यहाँ पे धीरे धीरे मुगल जो है अभी तक नर्मदा नदी तक सीमित थे, धीरे धीरे उत्तर भारत में जा रहे हैं। तो ये है इनकी क्षेत्र विस्तार नीति और ये 3 आप कारण लिख सकते हैं। देखो ये मराठा जो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और जब आप मेंस का पेपर कभी देंगे और कह सकते हो भगवान करे आप जो है मेंस का पेपर दें और उसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में शायद 2017 में यूपीएससी में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको देख लेना एक बार। तो उसमें क्या हुआ था कि हमने अभी तक जाना है कि कारण क्या है पानीपत के तृतीय युद्ध के। इसमें मराठा अफगान के मध्य जो है महत्वाकांक्षा है, दूसरे मराठों की उत्तर भारत में विस्तार नीति है और साथ ही साथ मैंने तीसरा कारण बताया है कि इधर जो है पंजाब के गवर्नर को हटा दिया है, इधर जो है मीर बख्शी अहमद शाह अब्दाली जिसको बना गया था उसे हटा दिया है। तो अब युद्ध तो होना ही था। अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये तो सभी को पता है कि इसमें मराठा लोगों की बहुत बुरी हार हुई थी। तो क्यों हुई, पराजय के कारण समझते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मराठा को यहाँ पे हार क्यों हुई। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर लाइक कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। चलो अब देखते हैं कि पराजय के कारण। पराजय के कारण कई कारण रहे हैं। यहाँ पे कह सकते हो कुछ मराठों की किस्मत भी खराब थी या अन्य कारण भी थे। सबसे पहला कारण देखिएगा, सबसे पहले खराब नहीं कहेंगे, लिखेंगे गौरिल्ला युद्ध प्रणाली। पहले हम लोग समझते हैं गौरिल्ला युद्ध प्रणाली क्या है। पराजय के कारणों में यह भी एक शामिल है। देखो गौरिल्ला युद्ध प्रणाली है मतलब छापामार युद्ध, छापामार युद्ध। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा छापामार युद्ध क्या है। तो छापामार युद्ध में शिवाजी बहुत ही पारंगत हासिल किए हुए थे। इसमें क्या होता था कि रात्रि के समय किसी भी शासक पर आक्रमण कर दिया जाता था और उनको पराजित कर दिया जाता था
और किसी छापा, जिसको बोलते हैं ना छापा मार दिया गया, वही छापा मार युद्ध था। ये इसी को बोला जाता है गौरेला युद्ध प्रणाली। अब देखिए, अगर आप इस तरीके से अगर भारत के मैप पे देखेंगे तो ज़्यादातर जो मराठे लोग हैं कहाँ पे हैं, तो हम कहेंगे दक्षिण भारत में हैं। और दक्षिण भारत में भी गुजरात वाला क्षेत्र, इधर महाराष्ट्र, इधर वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे हैं मराठे लोग। अब आप समझें, यहाँ पे जो है ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र है, तो जितने भी मराठे थे ये ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में युद्ध लड़ रहे थे और छापामार युद्ध के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में आक्रमण करके जीत लेते थे। लेकिन आप अगर देखेंगे तो पानीपत हरियाणा वाले क्षेत्र में है। यहाँ पे हरियाणा में क्या है, पानीपत। अब यहाँ पे तो है बिल्कुल खुला मैदान। क्या है, खुला मैदान। वैसे तो जितने भी मराठे हैं बहुत ही साहसी परिक्रमी थे। अभी जब धीरे धीरे हम लोग इसका चिट्ठा बिल्कुल खोलते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कितनी बड़ी शक्ति थी मराठा शक्ति। लेकिन क्यों हार गए, उसके पीछे कारण हम लोग समझते हैं। तो देखो, हमने बताया कि यहाँ पे कौन है, मराठे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे तो सक्सेस थे। लेकिन इधर कहाँ पे है, ये है मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पे एक आप कह सकते हो ना, अपने घर में लड़िए एक बाहर लड़िए तो दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है ये खुला मैदान है और यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही मराठे पारंगत हासिल किए थे युद्ध लड़ने में, परंतु मैदानी क्षेत्र में पारंगत नहीं थे। कहा जाता है कि एक व्यक्ति का नाम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, सूरजमल। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है और मैंने जाटों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है, वहां पे बताया था सूरजमल के बारे में। तो सूरजमल जो है वो इनको एडवाइस देता है, सलाह देता है कि आप अगर मेरी राय माने तो आप युद्ध करने ना जाएं। क्यों? कहा कि आप लोग जो है अपने क्षेत्र में जो है पारंगित हासिल किए हो, किस क्षेत्र में, छापा मार युद्ध प्रणाली में, लेकिन अभी आप जो है मैदान में लड़े नहीं हैं, तो मेरी राय माने आप तो युद्ध ना करें। लेकिन उस समय जोश से भरे थे क्योंकि लगातार जीत रहे थे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाया। तो पहला क्या है, गौरेला युद्ध प्रणाली, इनको ले डूबी। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोग कहेंगे गतिशील युद्ध प्रणाली। गतिशील युद्ध प्रणाली, देखो आप सभी को पता है कि शेरशाह सूरी ने जो है क्या बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, जीटी रोड। जीटी रोड, अब आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीटी रोड कहां से कहां तक जो है शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अब क्या था, जीटी रोड के माध्यम से अहमद शाह अब्दाली आता था और वह जो है ऊंटों पर अपने जो है ये तोप लेकर आता था। तो तोप जो है हल्की होती थी, ऊंटों पर रख लाता था, जिधर मन होता था उधर घुमा दिया जाता था। लेकिन जो मराठों के पास तोपें थी वो बहुत ही वजन होती थी, तो उनको लाने ले जाने में बहुत जो है मशक्कत करनी पड़ती थी, बहुत मेहनत लगती थी। अब क्या होता है, गतिशील युद्ध प्रणाली का मतलब समझिए। इस समय तोप खानों में एक नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, तोप अधीक्षक बोल सकते हैं, या तोपों में सबसे नाम अधिक फेमस है इब्राहिम गार्दी। इब्राहिम गार्दी का नाम ही बहुत ही फेमस है क्योंकि ये जो है तोपों का बहुत ही कह सकते हो स्पेशलिस्ट था। इनके अंडर में जब मराठा सेना लड़ती थी तोपों में तो तहस नहस सब कर देते थे क्षेत्र। अब क्या है, ये इब्राहिम गार्दी भी जो है युद्ध में आया था, लेकिन कारण क्या है देखो समझो। जैसे एक चीज हम लोग ये समझते हैं कि कहा जाता है कि ये मान लो ये है अब्दाली की सेना, अब्दाली की सेना, और इधर हम मान लेते हैं ये है मराठा की सेना। 1 2 3, ये बायां, ये दायां, ये सेंटर वाला, इसी तरह का 1 2 3, ये बायां दायां, बायां मध्य और ये दायां, इस तरीके से सेना है। अब इब्राहिम गार्दी ने क्या किया, जो बायां वाला भाग था यहाँ पे अपनी तोपों के द्वारा लगातार आक्रमण किया और ये भाग बिल्कुल तहस नहस कर दिया। शुरुआत में मराठा बहुत ही जोश के साथ लड़ रहे थे
और जब जोश के साथ लड़ रहे थे तो धीरे धीरे अब्दाली की हार होने लगी। अब अब्दाली की हार हुई तो ये मराठी लोग थे, ये इन्होंने अपने जोश में होश खो दिए। इन्होंने क्या किया, बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़े। अब भैया इनकी जो तोपें हैं वो तो हैं बहुत ज्यादा वजन, वो आगे कैसे जाएंगे, तो इनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ गई जोश में, क्योंकि हार रहे थे तो इसके चलते तोपें आगे अब आ नहीं पाई। तो अब जो भैया तोप खाने पे इब्राहिम गारदी बैठे हैं वो कैसे जाने कि कहाँ पे हम जो है तोप चलाएं, क्योंकि मराठा सेना भी आ गया और इधर अहमद शाह की अब्दाली की भी। तो इसके चलते अब इधर अहमद शाह अब्दाली के पास जो तोपें हैं वो तो ऊंट पे हैं, तो जिधर मन होता है उधर घुमा देते थे, हल्की होती थी। तो इसके चलते लगातार इधर तोपों से वार किया गया और इधर पीछे तोप है, ये तोप चला नहीं सकते क्योंकि आगे मराठा खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चूक हुई युद्ध प्रणाली में। तो एक तो हो गया गतिशील युद्ध प्रणाली, और देखते हैं इसका नाम आप याद रखें, इब्राहिम गारदी। इसके बाद में तीसरा, क्षेत्रीय शासकों का साथ ना मिलना। क्षेत्रीय शासकों का साथ न मिलना, साथ ना मिलना। क्षेत्रीय शासकों का साथ ना मिलना क्या है, देखो मराठा इधर वाले क्षेत्र से लगातार अपना शासन बढ़ाते जा रहे थे और अब गद्दी नहीं संभालते थे। वो कहते थे कि आप हमें क्या देंगे, चौथ देंगे और सरदेशमुखी देंगे। अगर आप हमें ये दो कर देंगे तो हम आपको बाह्य शक्तियों की जो आक्रमण होंगे उनसे बचाएंगे और साथ ही साथ हम जो है तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये वचन देते थे मराठा और उनसे बदले में चौथ लेते थे, सरदेशमुखी लेते थे। जो मित्र हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि चौथ क्या होता है, तो उपज का 1/4 भाग चौथ और सरदेशमुखी 1/10 भाग ये देना पड़ता था मराठों को। मैंने बताया कि क्यों देना पड़ता था। तो क्षेत्रीय शासक ये लगातार चौथ दे रहे थे, सरदेशमुखी दे रहे थे, तो इससे नाराज थे, तो उन्होंने जो है मराठों का साथ नहीं दिया। मराठे लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें जो है क्षेत्रीय लोगों का साथ मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो एक तो ये हो गया क्षेत्रीय शासकों का साथ ना मिलना। सब नाखुश थे, क्यों, क्योंकि सरदेश और चौथ लेते थे ये लोग। इसके अलावा अवध व नजीबुद्दौला का विपक्ष में होना, विपक्ष में होना। अवध के शासक या अवध के नवाब कह सकते हैं। अवध के नवाब कौन है इस समय, शुजाउद्दौला। और मैंने जब आपको बक्सर का युद्ध बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि शुजाउद्दौला जो है बहुत ही फुर्ती के साथ बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था, क्योंकि उसको लगता था हम जिसकी तरफ रहते हैं वो तो युद्ध जीतता ही जीतता है। मैंने आप सभी को बताया था। अब क्या है, शुजाउद्दौला को धोखेबाज नंबर 1 में श्रेणी में रखा जाता है। और शुजाउद्दौला ने क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और नजीबुद्दौला वो तो 100% साथ देता है अहमद शाह अब्दाली का। क्यों, क्योंकि उसे मराठों में रघुनाथ राव ने जो है उसे मीर बख्शी के पद से हटा दिया था, तो नाराज था। तो एक तो ये नजीबुद्दौला, और इसने क्षेत्रीय शासकों के साथ अपने को मिला लिया था, तो कहीं ना कहीं नजीबुद्दौला इसके विपक्ष में था। और साथ साथ अवध का नवाब कहा जाता है 1761 के समय अगर सबसे अधिक सेना किसी के पास थी तो अवध के नवाब के पास थी। लगभग में कितनी, 1.5 लाख। 1.5 लाख सेना किसके पास है, तो हम कहेंगे अवध के नवाब के पास। और भैया अहमद शाह अब्दाली तो अपने साथ में लाया था। कहा जाता है कि मराठों की तरफ से लगभग में 50,000 सेना थी और अब्दाली की तरफ से 80,000, तो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा है। लेकिन जब यहां से कहा जाता है कि मराठे लोग जब युद्ध के लिए निकले थे तो उनकी संख्या लगभग में 2 से 2.5 लाख थी। कहा जाता है उसमें कुछ तीर्थ यात्री भी थे जो उन्होंने कहा युद्ध के साथ ही निकले थे, इन सेना के साथ ही निकले थे कि चलो, लेकिन बाद में अहमद शाह अब्दाली इनको भी मार डालता है। बहुत ही आगे हम लोग चर्चा उसकी करते जाएंगे। तो एक तो ये कारण हो गया अवध व नजीबुद्दौला का विपक्ष में होना। और देखो कारण क्या है, एक अगला कारण रसद की कमी होना।
रसद की कमी। मैंने बताया ना कि मराठे लोग सोच रहे थे कि हमें जो है क्षेत्रीय शासकों का साथ मिलेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो रसद कहाँ जाए बच्चा ये बताओ। ये जो है दक्षिण भारत में है, कहाँ गए हैं लड़ने, उत्तर भारत में हरियाणा वाले क्षेत्र में, तो कितना अपने साथ रसद ले जाते। तो ये सोच रहे थे आसपास क्षेत्रों से रसद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रसद नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इधर जो है कुछ रसद क्षेत्रीय शासक दे रहे थे, जैसे सूरजमल ने साथ दिया था, एक दो और शासकों ने साथ दिया था। तो उधर जो है जो अवध का नवाब था कौन, शुजाउद्दौला, उसने जो है रसद को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, जाने ही नहीं दिया। तो एक तो भुखमरी पड़ गई, यहाँ पे भूखों जो है मरने लगे मराठे। और क्या है कारण? सर्दी। कौन सा? सर्दी। कहा जाता है एक व्यक्ति है का नाम काशी, काशी ने इसका मुख्य कारण बताया है कि मराठों के पराजय का एक सर्दी। कहा कि उत्तर भारत में देख रहे हो 14 जनवरी है, और 14 जनवरी में उत्तर भारत में बहुत ही अधिक सर्द होती है, और ये अगर दक्षिण भारत में आएंगे तो उधर वो जो है कर्क रेखा से नीचे पड़ता है इधर वाला क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं वहीं पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। और अहमद शाह अब्दाली तो वैसे वो अफगान वाले क्षेत्र में वहाँ पे ठंडी पड़ती ही है, और साथ ही साथ में वो अपनी तैयारी करके आया था, सर्दी वाले वस्त्र लेके आया था। और इधर इधर मराठे जो है वही जो अपने धोती वगैरह पहनते हैं वो लेकर गए थे, तो इसके चलते सर्दी के कारण बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और उसमें मराठे सर्दी की वजह से बीमार हो गए, कुछ कह सकते हो कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं सर्दी भी इसका प्रमुख कारण रही है। और क्या कारण है? भावना, भावना में या अधिक भावुक हो जाना लिख लेते हैं। अगला कारण अधिक भावुक, अधिक भावुक। अब इसमें क्या है, अधिक भावुक में कहा जाता है कि इस युद्ध में कौन कौन व्यक्ति आया था, तो मराठों की तरफ से मुख्य जो कह सकते हो मराठों में जो उस समय जो पेशवा बैठा है, पेशवा कौन है इस समय? पेशवा है इस समय बालाजी बाजीराव, वो युद्ध में आए नहीं हैं। युद्ध में आया कौन है, तो हम कहेंगे इनका पुत्र आया था विश्वासराव, विश्वासराव इनके नेतृत्व में आया था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व तो किसके पास था? सदाशिव, सदाशिव राव कह सकते हो, या भाव भी लिखा होता है सदाशिव राव। ये कौन थे? तो ये विश्वास राव के चाचा जी थे, सदाशिव राव। तो ये भी आए थे। अब कहा जाता है कि सदाशिवराव जो है युद्ध लड़ रहे थे। वास्तव में सदाशिवराव जो है अल्पायु के थे या अल्पवयस्क थे। अब इधर देखिए, सदाशिवराव तो ये बैठे हैं अपने हाथी पे, साथ साथ में विश्वास राव युद्ध लड़ रहे हैं। अब सदाशिवराव की जो है नजर पड़ी कि विश्वास राव तो हमको कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कहाँ गए। तो उन्होंने क्या किया, हाथी से उतरकर जो है इनको ढूंढना शुरू कर दिया। किसे? विश्वास राव को। जब सेना ने देखा कि ना विश्वास राव जो हमारे लीडर बन के आए हैं वो भी नहीं है, और साथ साथ में सदाशिवराव भी नहीं है, तो सेना को लगा कि हमको लगता है दोनों लोग मारे गए हैं, तो भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मच गई तो उसमें क्या होगा, इधर उथल पुथल होगी और उसमें युद्ध फिर हार गए। तो एक कारण ये भी है, क्या? अधिक भावुक होना। क्यों? क्योंकि सदाशिव राव जो है बहुत अधिक प्रेम करते थे विश्वास राव के, और भैया अगले पेशवा बनते ही कौन? विश्वास राव। और उसके कारण एक ये भी रहा है कि इसमें भावुक ज्यादा हो गए सदाशिव राव, और वो उतर के देखने लगे कि विश्वास राव गए कहाँ हैं, और सेना ने क्या समझा कि दोनों लोग मारे गए हैं। अच्छा, ये कारण हुआ। और अगला कारण क्या हो सकता है? एक चूक जो है और मराठों से हुई। कहा जाता है कि उत्तर भारत में जो है अगर सेनापतियों में देखा जाए तो राघोजी या रघुनाथ राव भी आप कह सकते हैं, वो बहुत ही पारंगत हासिल किए हुए थे। लेकिन इस युद्ध में राघोजी नहीं आए थे, बल्कि सदाशिवराव आए थे। सदाशिवराव का भी उस समय बहुत नाम था, क्योंकि इन्होंने निजामों को हर पराजित किया था। अब आप सब बताएं कि किस युद्ध में जो है निजाम पराजित हुए थे। तो सदाशिवराव का भी नाम था, लेकिन युद्ध लड़ने कौन आया है? सदाशिवराव। तो
तो सदाशिवराव का दक्षिण में बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध जो है लड़ते थे, जैसे मैंने बताया गौरेला युद्ध प्रणाली में बहुत ही पारंगत हासिल था किसको, सदाशिवराव का। लेकिन यहाँ आप किस क्षेत्र में आए हैं, मैदानी क्षेत्र में, तो कैसे युद्ध जीत पाते, तो एक कारण ये भी रहा है। तो ये सब रहे हैं पराजय के कारण। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर जो है इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर सभी युद्ध जो है पानीपत में ही क्यों हुए, अन्य स्थानों पर क्यों नहीं हुए। दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये जो मराठा ये पानीपत का तृतीय युद्ध है, ये क्यों मराठों के साथ हुआ, मुगलों के साथ क्यों नहीं हुआ, कारण क्या रहे, और साथ में अब आप लोग समझ गए कि पराजय के कारण क्या रहे। अब हम लोग समझेंगे परिणाम क्या रहे। परिणाम तो एक हम यही कहेंगे, जन धन की हानि, जनधन की हानि, या भीषण जनधन की हानि लिख लेते हैं, भीषण जनधन की हानि। देखो एक राइटर है, आप लोगों ने नाम उनका बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने कहा कि ऐसा कोई भी परिवार नहीं था जहां से किसी व्यक्ति ने अपने किसी एक व्यक्ति को खोया ना हो, अर्थात हर घर से एक अर्थी उठी थी। ये किसका कथन है, जदुनाथ सरकार का है। इसके साथ साथ में आपको याद रखना है कि एक कथन जो है सरदेसाई, सरदेसाई कहते हैं कि इस युद्ध ने यह तो निश्चित नहीं किया कि भारत में शासन कौन करेगा, परंतु यह जरूर निश्चित कर दिया कि भारत में शासन कौन नहीं करेगा, अर्थात मराठे शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भीषण जन की हानि हुई है, धन की हानि हुई है। साथ साथ में दूसरा हम लोग क्या बताएंगे, आर्थिक विखंडन। आर्थिक विखंडन। अच्छा एक चीज बताइए, मराठा लोग जो है किस चीज पे निर्भर थे, चौथ पे, सरदेशमुखी पर। अब भैया इनकी पराजय हो गई है, तो भैया क्या पड़ोसी लोग अब इनसे थोड़ा बहुत डरेंगे क्या, नहीं डरेंगे, क्योंकि इतने भीषण अकाल आ गया है, इतनी बड़ी जनधन हानि हुई है, तो इनके पास जो है अब जो है रेवेन्यू आने का साधन नहीं बचा है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विखंडन हो गया। और क्या हुआ, एक कारण में आप ये भी लिख सकते हैं कि कहा जाता है कि मराठों लोगों ने जो है कृषि पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कृषि को इग्नोर कर दिया। क्या उत्तर भारत में वो आगे आए थे, वहां पे कृषि करा सकते थे, हाँ दक्षिण भारत में इतनी अच्छी खेती नहीं होती है, लेकिन उत्तर भारत में अच्छे क्षेत्र इनके कब्जे में थे। लेकिन अगर वहां पे इन्होंने क्या किया होता, कृषि पर ध्यान दिया होता, तो इनके पास उपज अच्छी होती, तो ये अकाल नहीं आता, इतना हानि नहीं होती। और अब सरदेशमुखी ले रहे थे, चौथ ले रहे थे, अब क्षेत्रीय शासकों ने वो भी देना बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विखंडन आ गया। तो ये सब है परिणाम। अब जिसलिए हो सकता है बहुत से लोग इस वीडियो में लास्ट तक इसलिए जुड़े हों कि भैया पानीपत के जो ये तृतीय युद्ध हुआ, द्वितीय हुआ और प्रथम हुआ, ये पानीपत में ही क्यों हुआ। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं पानीपत में यही युद्ध क्यों, युद्ध क्यों। पहला तुम कहेंगे सड़क निर्माण। देखो प्रथम जो जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। उस समय तो कह सकते हो सड़क नहीं थी, लेकिन उसके बाद में द्वितीय और तृतीय के समय सड़क का निर्माण हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सड़क निर्माण ने भी पानीपत के युद्ध के मैदान में युद्ध होना संभव कर दिया। दूसरा समतल मैदान, समतल मैदान। देखो युद्ध के लिए समतल मैदान चाहिए, क्योंकि देखो 50-50 हजार लोग आ रहे हैं इधर से उधर से 80,000, तो किसी गांव में तो टिकेंगे नहीं, कहाँ रुकेंगे, तो उनको एक बराबर मैदान चाहिए। तो पानीपत का जो मैदान था बहुत ही बड़ा था और बहुत ही अच्छा था, युद्ध के लिए बिल्कुल ही कह सकते हो पक्ष में था। तो इसलिए जो है
ये हम कहेंगे समतल मैदान। और क्या, आर्थिक, आर्थिक नहीं, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पे पानीपत वाले क्षेत्र में जो है गोला बारूद, जो औजार, ये सब मिलते थे, बनते थे, इसलिए यहाँ पे युद्ध का एक कारण है कि यहीं पे युद्ध क्यों होते थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो पहले जो है जो दिल्ली सल्तनत रही है वहाँ पे राजधानी क्या हुआ करती थी, आगरा, फिर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो पानीपत से देखेंगे तो दिल्ली और आगरा पास पास ही हैं। और पहले, अभी तो मान लो अब मराठे मजबूत हो गए हैं, पहले कौन था, मुगल थे। तो मुगल जो है ज्यादातर कहाँ पे रहते थे, तो हम कहेंगे दिल्ली वाले क्षेत्र में, क्योंकि गद्दी कहाँ लगती थी, दिल्ली वाले क्षेत्र में। और आगरा में दिल्ली वो दिल्ली सल्तनत थी, उसमें आप सभी को पता है इब्राहिम लोदी लास्ट हुआ था, बाबर उसके बीच में, इब्राहिम लोदी के मध्य में। तो ये क्षेत्र पास पड़ते थे पानीपत के, इसलिए जो है ये युद्ध का कारण बचा कि पानीपत में ही युद्ध क्यों होते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी तरफ से जितना प्रयास हो सकता था कि हम पानीपत के युद्ध को कितने और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि आपके अब कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। यदि कोई डाउट रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे वीडियो में जुड़े रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।